चलिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए बोरॉन फैमिली का, अच्छा बताइए कौन सा नंबर था भाई? नंबर मैंने एक तो लिखा था ना सार्थक, 15324। हाँ 15324, ठीक ना। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग कार्बन फैमिली में एक छोटा सा एक्सेप्शन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कार्बन, उसके बाद में नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ऐसे करके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वेन एवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक ना, ऐसा होना चाहिए था। दैट मीन्स कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, और उसके बाद में हो जाता है लेड, ऐसे करके। मतलब ऐसा होना चाहिए था। बट बच्चों यहाँ पर जो होता है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो लेड होता है ना, इसमें क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक ना, लेंथे लिख लेना आप लोग, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एलसी में लिख देता हूं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पर उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। बाकी और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का उतना इफेक्ट पड़ता नहीं है यहाँ पर। तो कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, एंड देन लेड, एंड देन टिन। देखिए बच्चों ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ भी आएगा, जितना एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी मोर देन सफिशिएंट बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना बस आप एक्सेप्शन याद रखोगे तो हो जाएगा, बस इतना ही करना है। जितना मैं, मेरा पूरा नोट्स पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक ना, ये है। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर कार्बन फैमिली, ठीक ना, ये है, ठीक ना, ये हो गया बच्चों। अच्छा एक तो डी ब्लॉक वाला जो है मैं बता दे रहा हूं, मिटा दे रहे हैं बच्चों इसको। तीसरा तीसरा एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, ये देखिए ध्यान से। जैसे डी ब्लॉक में क्या होता है ना, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमने बताया था कि ग्रुप नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप नंबर 3 के लिए देखिए ग्रुप नंबर 3 में कौन आता है, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। मैंने बताया था कि स्कैंडियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, इन सब में क्या होता है ना कि इसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट में होता है। डी ब्लॉक के लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट में होता है, ठीक ना। तो लैंथेनम के बाद में हॉफनियम आता है, हॉफनियम में होगा, बट लैंथेनम में नहीं होता है, क्योंकि लैंथेनम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वहां पर एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर ही नहीं करता है, ठीक ना, वहां पर एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं इंटर करता है। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों ग्रुप 3 के लिए 5d की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, देन 4d, एंड देन 3d, ऐसे करके। तो ग्रुप 3 का ये हो गया। अच्छा देखिए बच्चों ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 10, 4, 5, 6 एंड 10 के लिए जो होता है 3d सबसे कम, फिर 4d, एंड देन 5d, ऐसे करके। दिस विल बी द ऑर्डर फॉर ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10। लेकिन बच्चों ग्रुप 7, 8, 9, 11, 12, इन सब के लिए क्या होता है कि 4d सबसे नीचे आता है, फिर 3d, एंड देन 5d। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक ना, ये एक्सेप्शन आप याद रखोगे।
है ना। तो ग्रुप 3 वाले में और ग्रुप 4 3 4 5 6 10, ठीक ना। इन सब के लिए क्या हो जाता है कि 3D 5D 4D इस तरीके से ये ऑर्डर है। थोड़ा इसको याद रखोगे आप लोग, इसको मेमोराइज करके रखोगे, है ना। अच्छा भाई, ये हो गया। अच्छा एक चीज है बच्चों, मैं मिटा रहा हूं, आगे हेडिंग डाल दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन होता है बच्चों बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, ठीक ना। दूसरा लिख लीजिएगा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। और तीसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, यहां पर तीन चीजें हैं। देखिए बच्चों, बेसिक नेचर जो होता है और मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी जो होता है, ये तीनों जो होते हैं ना, दिस थ्री आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आप सोचिए ना, मेटल कौन होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यही बोला गया है कि मोर द मेटेलिक कैरेक्टर लेस विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितना कम उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बच्चों। और मेटल और एक चीज और याद रखोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी कम। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि खुद ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना। तो ये है। और मेटेलिक जो होते हैं बच्चों वो बेसिक नेचर के होते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखोगे, इसको लिख लीजिए, आगे और भी समझ में आएगा आप लोगों को। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मेटेलिक कंपाउंड और बेसिक इन नेचर। मेटेलिक कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर। दूसरा लिख लीजिएगा, नॉन मेटेलिक कंपाउंड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक ना। मेटेलिक कंपाउंड बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। बच्चों दो क्वेश्चन छोटा छोटा दे रहे हैं, Na2O K2O CS2। इसका बच्चों आप लोगों को लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा Li2O CO2 N2O5 BeO B2O3। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। लिखिए तो बच्चों। सर वो K2O के बाद CH2O है। हाँ हाँ, K2O के बाद में CS2। हाँ सर, हो गया सर। वाह, पहले वाले का ऑर्डर क्या लिखे हो बच्चों? सर CS2O फिर N2O फिर K2O। CS2O, फिर उसके बाद में K2O आएगा ना, हाँ सर। फिर Na2O। हाँ सर। यही यही बोल रहे थे ना आप लोग। दूसरा वाला का ऑर्डर बताइए बच्चों। सर दूसरा वाले में क्या ऑर्डर लिखना है, किसका?
एसिडिक स्ट्रेंथ का। हाँ भाई बताइए, किसी का हुआ है तो। सर N2O5 फिर BTO3 उसके बाद CO2 फिर BeO और Li2O। थोड़ा सा गलती है, CO2 वाला पहले आएगा और B2O3 बाद में आएगा। N2O5 जो होगा ना, ये देखिए N2O5 और उसके बाद में देखो अच्छा ये क्या बोलता हूँ कि N2O5 हो गया। नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है, इधर से लिखते हैं Li2O लिथियम, उसके बाद में बेरिलियम BeO, फिर उसके बाद में बोरॉन, और उसके बाद में आ जाता है आपका फिर कार्बन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन N2O5। ऐसे ये हो जाएगा बच्चों करेक्ट ऑर्डर, ठीक ना। आप सर वो यही सब तो बोले। एक्सेप्शन, हाँ अच्छा यही बोले थे। हाँ सर। अच्छा अच्छा, है ना। तो ये जो है ना आपका मतलब इसमें वो सब एक्सेप्शन नहीं कंसिडर करोगे आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक ना। मेटेलिक कैरेक्टर के अपने खुद के एक्सेप्शन होते हैं, वो सब आएगा तो क्वेश्चन वाइज हम लोग समझेंगे। ये हो गया बच्चों। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लिख लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा बच्चों, कोई डेफिनेशन बताएगा, बोलिए भाई, कोई इसका डेफिनेशन बताएगा। अभिषेक नंदी एन, हाँ सर। डेफिनेशन बताओगे इसका। सर check the बोलो बोलो। amount of energy required to एक सेकेंड सर। हाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है, ठीक ना। जैसे मान लो आपके पास में क्लोरीन ही है, क्लोरीन है, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 287। तो 287 को ना थोड़ा सा मैं सजा देता हूँ एटम में। ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये देखिए फर्स्ट सेल, ये है सेकेंड सेल, और ये है थर्ड सेल, ठीक ना। अब फर्स्ट सेल में देखिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और लास्ट वाले में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। तो देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन देखिए थोड़ा सा, क्लोरीन जो है ना ये गैसियस के फॉर्म में तो है ही, गैसियस आइसोलेटेड एटम है। गैसियस आइसोलेटेड एटम का आपने स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए बच्चों हो क्या रहा है ना कि कोई एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, यहां से मूव कराते कराते यहां पर क्या कर दोगे, सेटल कर दोगे। यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। अच्छा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर मूव करके जाएगा तो ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा भी चीज है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी होगा। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना इसको रिपेल भी तो करेंगे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल, दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पर रिपल्सन हो रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं।
तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। ध्यान दीजिएगा, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when one electron is added to an isolated gaseous atom। ठीक है, पहले डायग्राम बनाइए फिर डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। हाँ बच्चों, अब देखिए ध्यान से, लिखिएगा इसमें तो कि एनर्जी रिलीज्ड, डेफिनेशन लिखिए, एनर्जी रिलीज्ड ब्रैकेट में लिखिएगा और एब्जॉर्ब, ब्रैकेट में लिखिएगा और एब्जॉर्ब्ड। when one electron is added to the outermost orbit of an isolated gaseous atom, ठीक ना। अच्छा बच्चों, नीचे लिख लीजिएगा, दिस प्रोसेस कैन बी endothermic, this process can be endothermic as well as exothermic। ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, बट generally it is an exothermic process। अब देखिए बच्चों, एक चीज याद रखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, वो एंडोथर्मिक होती है हमेशा। इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट यहां पर क्या है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन आकर के सेटल करेगा, इट कैन बी एक्सोथर्मिक, इट कैन बी एंडोथर्मिक इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक ना, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अच्छा, यहां पर एक चीज बच्चों लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताइए बच्चों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों ही एग्जैक्टली सेम है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? बोलिए भाई, इज देयर एनी डिफरेंस? आदित्य, हाँ बोलिए। नहीं पता सर। देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें डिफरेंस होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक ना, एकदम अच्छे से समझिएगा इनमें क्या डिफरेंस है, हम लोग समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये मैंने बताया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना बच्चों, ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नीचे करके लिखिए तो, इट रिप्रेजेंट अट्रैक्शन, आपको समझा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मान लीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, छोड़िए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, पहले मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या होती है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बताया कि इट इज जनरली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ये नेगेटिव। अच्छा, मैंने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सोथर्मिक ही होगी, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अच्छा, जब ये एक्सोथर्मिक होती है तो आप याद रखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा ना ये पॉजिटिव होगा। आप सोचिए ना कि जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या बना देगा, Cl माइनस। देखो 287, यहां पर 288, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो क्लोरीन है ना ये स्टेबल हो जा रहा है। तो यानी क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी, टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें जाएगा ये इसमें सेटल हो जाएगा, और सेटल हो करके एक इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर सेटल हो जाएगा और Cl माइनस डेवलप होगा, है ना। तो कहने का मतलब लेस स्टेबल से जब भी कोई चीज मोर स्टेबल में जाती है तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है। यानी दैट मींस दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव। तो उसी तरीके से जनरली क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है जनरली नेगेटिव होती है, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। याद रखेंगे दोनों का मतलब एक ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव इसका मतलब भी एक्सोथर्मिक, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव इसका मतलब भी एक्सोथर्मिक, दोनों का मतलब एक्सोथर्मिक है। एक मिनट, ये जो है ना मैं थोड़ा सा इसको और सही से लिखता हूं। ये देखिए यहां पर ऐसे हो गया, देखो ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, और ये अगेन ये भी एक्सोथर्मिक ही है। समझ रहे हो ना, ये दोनों का मतलब सेम टू सेम है, ये ऐसे। अब उसी तरीके से बच्चों हम लोगों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एंडोथर्मिक को। ठीक ना, तो ये है बच्चों। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल को फॉलो करती है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों क्या होता है ना कि एंडोथर्मिक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेल्टा एच, और एक्सोथर्मिक को बोलते हैं नेगेटिव डेल्टा एच। ठीक है ना, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव और एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव। तो यही है, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अपोजिट टू द थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़ा सा उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज है। अब सुनिएगा, अच्छा पहले इसको लिखिए फिर बता रहे हैं, इसको लिखिए, कुछ डाउट होता है तो पूछिएगा बच्चों। अनवीक, हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, आवाज मेरा नहीं कट रहा है ना, समझ में आ रहा है ना पूरा। हाँ सर, हाँ सर, आवाज ठीक है। ठीक ठीक ठीक, हाँ। हाँ बच्चों, ये लिख लिए होंगे आप लोग। अच्छा एक चीज बच्चों और ध्यान दीजिएगा, बुक्स वगैरह में देखोगे ना तो आपको लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। बट बच्चों ये गलत है। बुक में देखोगे, मैक्सिमम बुक में, ठीक ना, आपको लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर सेम। ये गलत है बच्चों। इन दोनों में रिलेशन होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। ये रिलेशन होता है, ये इस तरीके से, ठीक ना। हाँ, अगर आपको कहना है तो आप लिख सकते हो एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, 0 केल्विन पर, ठीक ना, याद रखेंगे 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट ये कब है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। आर का मतलब वही गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आप लोग गैसियस स्टेट में पढ़े होंगे, PV इज इक्वल टू nRT वाले फॉर्मूले से आर जो होता है वही है, और गेन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट इट इज ओनली एट 0 केल्विन, ऐसे। लेकिन हाँ बच्चों, एक चीज आप जरूर बोल सकते हो कि मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे। दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है ना। तो इसको लिख लीजिए बच्चों। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक ना। जनरली बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज करेंगे, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए आप याद रखोगे एक्सोथर्मिक मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, और एंडोथर्मिक मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, ये है, ठीक ना। ये हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन सर एफिनिटी। वो आर क्या था यहाँ पर? हाँ, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक ना। तो अब बच्चों लिख लीजिएगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जैसे सपोज हमारे पास में कोई एक एलिमेंट ए है विच इज गैस, और ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है देन इट फॉर्म माइनस, है ना, ए माइनस। अच्छा, दूसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ए माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने के बाद में ये बना रहा है आपका 2 माइनस, है ना, ऐसे। अच्छा देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि दिस इज एक्चुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो जनरली क्या होती है? ये एक्सोथर्मिक होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक्सोथर्मिक के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ये जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, है ना ये। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ए माइनस है इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव होता है। कोई भी एलिमेंट रहे, दुनिया का कोई भी एलिमेंट रहे, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखेंगे ऑलवेज। यहां पर लिख लीजिएगा नो एक्सेप्शन, समझ रहे हो ना,
ऑलवेज लिखा गया है, साथ में नो एक्सेप्शन है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। आप ऐसा सोचिए ना कि अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ए माइनस है। तो ए माइनस में इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो आपको समझ रहे हो ना, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके लिए क्या है, नेगेटिव है, नो अट्रैक्शन, इनफैक्ट रिपल्सन, ठीक ना, ये चीज है, ठीक ना। ये बच्चों हो गया नो एक्सेप्शन, ऑलवेज ऐसा होता है। अब अगर बच्चों हम लोग इनको ऐड कर देते हैं, देन इट विल फॉर्म ए प्लस। देखिए ध्यान से, ये अब ध्यान से देखिएगा कि ए जो है ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और यहां से क्या बनाएगा, A2 माइनस। अब अगर इसके लिए अगर हम लोग बोलेंगे ना, तो ये भी प्रोसेस मान लीजिए, अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, ये रिएक्शन जो रिएक्शन लिखी गई है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और 2 माइनस बना रहा है, इसके लिए जो ये होगा ना, ये नेगेटिव आ जाएगा हमेशा, यहां पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज इस तरीके से, नो एक्सेप्शन। ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन लोगे, एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक्सोथर्मिक होगा, ये कंफर्म है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो एंडोथर्मिक होगा। अगर दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड करके भी लिखते हैं ना, तब भी एंडोथर्मिक ही प्रोसेस होगा ये, ठीक ना। तो ये विल बी नेगेटिव और ऑलवेज नो एक्सेप्शन, यहां पर भी नो एक्सेप्शन है, ठीक ना। ये बच्चों कॉपी कर लीजिए जल्दी से, कुछ डाउट होता है तो पूछिए। ठीक ना बच्चों, तो ये है, ठीक है, ये लिख लिए होंगे। अच्छा बच्चों, नोट करके जो पॉइंट मैं लिखवाया हूं इसको आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं लिखवा रहा हूं नोट करके। EA1 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 is generally positive, generally positive because addition of electron to a neutral atom is exothermic, ठीक ना। लाइन चेंज करके या दूसरा पॉइंट लिखिए, EA2 is always a negative value, because the energy should be given to overcome the repulsion between
इलेक्ट्रॉन 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 एंड इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। ठीक ना, ये है बच्चों। तो यही बोला गया कि सेकेंड वाला जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक ना, ये है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप बताओगे, इसका प्रेडिक्ट करोगे डेल्टा एच। डेल्टा एच आपको प्रेडिक्ट करना है, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन 3- सल्फर 2-, आप इसका डेल्टा एच प्रोडिक्ट करोगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डेल्टा एच बताना है। हाँ बच्चों, कर लिए प्रेडिक्ट? हाँ सर, दोनों का नेगेटिव होगा क्या? दोनों का नेगेटिव होगा। डेल्टा एच मैं बोल रहा हूँ, एंड डेल्टा एच फॉलो द रूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, मैंने बोला कि पहला इलेक्ट्रॉन वाला तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब मैं बोल रहा हूं, देखो ये वाला जो है ना, पहला इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो ये नाइट्रोजन माइनस बनेगा, है ना। तो ये जो होता है ना, ये देखो प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हम लोगों को डेल्टा एच प्रेडिक्ट करना है। देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा, है ना, या फिर आप ऐसे समझिए कि 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो होता है ना पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो डेल्टा एच जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक ना, ये है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। समझ गए ना आदित्य? आदित्य, ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन बच्चों।